तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यानमो और वॉकिंग को दिखाया जाता है। तभी इधर यानमो वॉकिंग से कहता है, इसके अलावा डेमोनिक कल्टीवेटर अस्थिर और जल्दबाज होते हैं, और जब वह कहते हैं कि वह हमला करेंगे तो वह वैसा ही करते हैं। मगर लेकिन आखिर फिर यह बीच में ही इस तरीके से क्यों बदल गया? और जहां तक मुझे पता है तो वह ये है कि वह सिर्फ उन्हें जान से मारने के लिए उत्सुक नहीं था, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इस पर वॉकिंग भी कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक डेमोनिक कल्टीवेटर के रूप में जब उसकी हत्या करने की प्यास बाहर आती है तो उसे एक डेमोनिक कल्टीवेटर को पूरी तरीके से शांत करना होता है, वरना यह बस उल्टा उसे ही दबाने लगेगी और उनके खिलाफ ही काम करने लगेगी और उनकी आत्मा को नुकसान पहुंचने लगेगा। जबकि इधर मैं ये देख पा रहा हूँ कि जुफेन का ब्लेड क्लियरली उनके गले पर था, लेकिन फिर भी उसने उसे चलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। लेकिन आखिर कब से एक डेमोनिक कल्टीवेटर इतनी आसानी से अपनी ब्लड थर्स्टी खून की प्यास को दबाने लग गए, और यहाँ तक कि उसका किलिंग इंटेंट भी वापस उसके शरीर में लौट गया? तो इस पर यह भी वो किंग उसे कहता है कि किसी चीज की जानकारी आपके पास ना होना यह आपको काफी ज्यादा आश्चर्यचकित कर देता है, चाहे वो डेमोनिक हो या फिर राइटियस कल्टीवेटर। वो सभी के सभी अपनी दिल और आत्मा को अनियंत्रितता के स्तर तक ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो फिर आखिर जुफेन की अपनी इस तरीके से खून की प्यास को रोकना इतनी अजीब बात क्या है? और ये सब कुछ केवल यह साबित करता है कि उसका दिल ऑलरेडी एक इनक्रेडिबल लेवल तक पहुंच चुका है, यहाँ तक कि हमारे कई एल्डर्स से भी ऊपर और इवन कि मुझसे भी ऊपर। हालांकि मुझे ये लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और क्या ये वाकई में एक दोस्ती के कारण ही था। मगर लेकिन ये तो कहीं से भी डेमोनिक पाथ का रास्ता नहीं। इधर तभी हमें कहीं दूर साइड पर दोनों एक्सीलेंटर को भी दिखाया जाता है। इधर एक्सीलेंट हरन भी जुफेन के इस एक्शन को देख कहते हैं, बायमी जरा देखो इस लड़के को, यह लड़का बिल्कुल वैसा है जैसा कि हम पहले हुआ करते थे। इस पर एक्सीलेंट बायमी भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, यह एक ऐसा रीजन है जिसे कि कई सारे लोग नहीं देख पा। जबकि डेमोनिक और राइटर्स दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं और वह सभी एक ही डेस्टिनेशन के ऊपर जाने वाले पाथ के ऊपर हैं, और जो लोग इसकी खोज करते हैं तो उनके बीच में इस तरीके का एक रिश्ता बन जाता है जो कि होना काफी ज्यादा स्वाभाविक है, और बिल्कुल हमारी ही तरह जोफेन और स्वर्ड गॉड से एक्ट के बीच में ये चीज है। तो इस पर एक्सीलेंट हेरिन भी कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मटल्स हमेशा ग्लोरी और धन की खोज में रहते हैं और उसके पीछे पीछे भागते हैं, जिससे वह कल्टीवेशन को खुद से बिल्कुल अलग नहीं कर पाते। और ऐसे कितने ही लोग हैं जो कि अपने पूरे अस्तित्व के साथ में अपने पाथ की एंड की खोज में लगे पड़े हैं, वे नहीं समझेंगे, जबकि रास्कल्स उन्हें मारने की परहेज करते हैं। और केवल सिर्फ और सिर्फ हम ही ये जानते हैं। वेंटाओ की टीम को स्वर्ड की पाथ पर इस तरीके से चलता हुआ देखना बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैं अपने आप को और अपनी डिटर्मिनेशन को देख रहा हूँ। और यहाँ तक कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर भी, जब तक उसके दिल में यह लक्ष्य है तब तक वह अपने पाथ के इस किसी भी साथी यात्री के ऊपर अपना अंतिम प्रहार नहीं करेगा। तब इस पर एक्सीलेंट बायमी भी उनसे कहते हैं, हाँ डेमोनिक पाथ काफी ज्यादा क्रूल है, मगर लेकिन वो लोग हीरोज को भी उतना ही महत्व देते हैं, इसलिए मुझे वो 10 के 10 लड़के चाहिए। तो अब इसी के साथ में हमें वापस से सुमेरु वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि 6 आवर कंप्लीट हो जाने के बाद में वापस से पोर्टल ओपन होता है और फिर रेफरी एल्डर अनाउंस करते हुए बताते हैं कि जीत अब डिसाइडेड हो चुकी है, बाकी के सभी लोग अब वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही हमें जुफे को भी दिखाया जाता है, वो भी यह अनाउंसमेंट सुनते ही अपनी हेवनली ड्रैगन की सोल को वापस ले लेता है और फिर स्माइल करते हुए वेंटाओ की ओर देखने लगता है। जबकि इधर ये सुन वेंटाओ भी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ आखिरकार हम लोग हार गए। जूनियर ब्रदर्स चलो वापस चलते हैं और किसी को भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग भले ही इस चैलेंज को हार चुके हैं, लेकिन ऐसा हमारी स्वॉर्डमैनशिप की वजह से नहीं हुआ है, जिसका मतलब हम लोग अभी भी अपने इस स्वॉर्डमैनशिप के पाथ पर चल सकते हैं और इसी तरह एक दिन हम लोग इस मॉन्स्टर को जरूर लड़ाएंगे और अपने ऊपर लगी इस शर्म को धो डालेंगे। उस पर पीछे से जुफेन विवेंटाओ से कहता है, क्या तुम पक्का श्योर हो इस चीज के लिए? विवेंटाओ कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ कि अगली बार सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही जीतेंगे। तो इस पर जुफेन कहता है, हालांकि मैं आशा करता हूँ कि अगली बार जब हम सभी लोग लड़ेंगे तो तुम 10 लोग भी उसमें मौजूद हो। जुफेन की यह बात सुनकर तो जुफेटाओ के बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खड़े होते हुए कहते हैं, हाँ हम लोग ये जरूर करेंगे। पर उन लोगों के इतने ज्यादा जज्बी को देख के जुफिन भी उन पर रिस्पेक्ट शो करता है, जबकि इधर जुफिन के बाकी के सभी घायल साथी भी एक एक कर करके उठने लगते हैं। और तभी कीच लॉन्ग के सामने वेंटाओ आता है और अपनी रिस्पेक्ट शो कराते हुए उसकी मदद के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उससे कहता है, चलो ब्रदर हम लोग एक साथ चलते हैं। तो अब कीचंग के इस बिहेवियर को देखकर तो इधर कीचलोंग भी थोड़ा स्माइल करता है और उससे अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। इसके बाद वेंटाओ के बाकी के सभी साथी भी जुफेन की टीम की एक एक करके मदद करने लगते हैं और उन्हें सहारा देते हुए अपने साथ एग्जिस्ट से बाहर ले जाने लगते हैं। पीछे से जुफेन उन सभी को ये सब करते हुए देख रहा होता है। तभी पीछे से जीटीन भी जुफे को आवाज लगाते हुए कहता है, जुफेन ये बात भले ही इग्नोरेंट और बेशर्मी बड़ी लग सकती है, लेकिन फिर भी मैं अगली बार तुम्हें फिर चुनौती दूंगा और ये सब कुछ मेरे लिए तुम्हें हराने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी शॉर्टमैनशिप को और ज्यादा ग्रो करने के लिए है। और तब मैं तुम्हें अकेला ही चैलेंज करूंगा। लेकिन इस बार तो तुमने मुझे उन 9 सीनियर ब्रदर के साथ में हरा दिया, लेकिन फिर भी
मैं अपने आप को और ज्यादा ग्रो करता रहूं। तो अब जीटियान की ये सारी बातें सुनने के बाद मैं तो जूफिन भी उसकी ओर स्माइल करने लगता है। जीटियान, मेरी आंखों ने स्वर्ड गॉड सेक्ट को अब कैच कर लिया है और ये वो आखिरी टीम है जिसने कि वाकई में इस टीम बैटल को जीता है, जबकि मैंने तो केवल इस सिंगल बैटल को ही जीता है। तो अब जुफेन की ये बात सुनकर के जुफेन उन लोगों की रिस्पेक्ट करता है और उन लोगों को उस रिस्पेक्ट शो करा रहा है। यह सुनकर जीटीन भी स्माइल करता है और इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। उसके बाद हमें उन सभी लोगों को सोमेयर वर्ल्ड के एग्जिट पोर्टल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और दोनों ही टीम के सभी मेंबर्स एक साथ वहां से बाहर निकल आते हैं। जबकि इस मैच को देख के तो बाकी की सभी ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो लोग उन सभी को शाबाशी देते हुए कहते हैं, स्वर गॉड सेक्ट एंड डीमन स्कैमिंग सेक्ट, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और आज ये सब देख के लगता है कि डीमन और राइट सेक्ट दोनों में ही एक सामान्यता है। तभी ऑडियंस में और लोग भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, कम से कम कभी हार ना मानने की उनके अंदर की इस स्पिरिट ने उन दोनों सेक्टरों को ही आज एक साथ कर दिया है। वाकई में यह एक काफी ज्यादा बढ़िया जोड़ी है। तभी रेफरी एल्डर भी उन सभी लोगों के इतने ज्यादा जोश को देखने के बाद और इस बेहतरीन मैच को देखने के बाद में अनाउंस करते हुए कहते हैं कि इस शानदार बैटल का विनर है डीमन स्कैमिंग सेक्ट। साथ ही फिर रेफरी एल्डर अपने मन में भी कहते हैं, इतने ज्यादा लंबे समय के बाद में मैंने इतना ज्यादा ग्रेट मैच देखा है। अगर उन लोगों के मैच की इतनी अच्छी दौड़ी को देख के तो सुपीरियर 3 एक्ट के राइटियस एक्ट का यंग मास्टर हुए कहता है कि यह सब कुछ बिल्कुल बकवास है। डेमोनिक और राइटियर्स दोनों ही इस एक्ट एक दूसरे के प्रति सिंपथी रख रहे हैं। ये चीज तो वाकई में बेहद ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। हमें एक्सीलेंट हरन और एक्सीलेंट बायमी को भी दिखाया जाता है। लोग तो इधर इतने ज्यादा अच्छे मैच को देखने के बाद में खुश होते हैं और ना सिर्फ वो लोग बल्कि वकू की टीम पर भी सभी लोग खुश होते हैं और अपनी पूरी रिस्पेक्ट के साथ में जुफेन को ही देख रहे होते हैं। जबकि तभी हमें सिस्टर चूचू को भी दिखाया जाता है। तभी यह सब कुछ देख फेरिस सुई और डेनियल से कहती है कि क्या तुम लोगों ने देखा कि यहाँ तक कि एक अच्छे अपोनेंट के प्रति भी वो अपना पूरा सम्मान दिखाता है जो उसने अब तक अर्जित किया है, और यही उसके असली प्रिंसिपल्स, असली सिद्धांत है, क्योंकि उन सभी सालों से अभी तक नहीं बदले। और फिर यह सब कहते हुए सिस्टर जोजू उस पल को याद करने लगती हैं। पर जुबर ने उनके मरे हुए ब्रदर के कपड़े को पहन करके उनके ब्रदर के प्रति उनको अपनी रिस्पेक्ट शो कराई थी। बस से सीन एरिना में रेफरियल को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को अनाउंस करते हुए आके बताता है कि आज की हमारी यह लड़ाई बहुत तेजी से खत्म हो गई और हमारे पास अभी भी बहुत समय बचा हुआ है और अब इसी के साथ ही सुपीरियर 3 सेक्टों की टीम बैटल को शुरू किया जाए। इसलिए अब मैं यहाँ पर सुपीरियर 3 सेक्टों के डिसाइपल्स को इनवाइट करता हूँ। इसलिए तीनों सेक्टों के डिसाइपल्स कृपया स्टेज पर आ जाएं। तो रेफरी एल्डर से अब इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद में तू भी अंगड़ाई लेते हुए तैयार हो के कहता है, ठीक है जूनियर ब्रदर, अब हमारी बारी आ चुकी है। इस पर पीछे से ये भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ, एक बार जब हम बाकी के दोनों सेक्टरों से छुटकारा पा लेंगे तो उसके बाद जुफेन के साथ में मेरी भाग्यशाली लड़ाई होगी। हम वाकई में, मुझे तो अब इस बात का इंतजार ही नहीं हो रहा। ये के अंदर इस तरीके के जुनून को देख के तो यानबो भी उससे पूछता है कि ये मैं नहीं जानता कि आखिर तुम कितने ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो, लेकिन हमारे डीमन फायर सेक्स से निपटना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। इस पर ये से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी सौदा नहीं करना चाहता, तो बस आगे कुछ देर में तुम्हें किनारा करना चाहता हूँ ताकि जुफिन और मेरे बीच की हमारी लड़ाई के ऊपर कोई असर ना पड़े। अब ये बात के ऊपर तो यानमो काफी ज्यादा छिड़ जाता है और अपने गुस्से में दांत पीसते हुए ये से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी ये कहता है कि वैसे मैं उससे लड़ने वाला हूँ, पर लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक पर्सनली तौर पर एक दूसरे से नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पहले मुझे जाकर के उसे हेलो करना चाहिए। ऐसा कहते ही बायन हंसते हुए इतनी तेजी से गायब होता है कि इवन की यानमो को भी उस बात का कोई सेंस नहीं पड़ता और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि वो तो बस पलक चपकते ही गायब हो गया। तो इस पर वेंटाओ यानमो से कहता है, क्या अब तुम्हें पता चला कि मेरा जूनियर ब्रदर कितना ज्यादा खतरनाक और बुरा है? तो क्योंकि इस बात के ऊपर तो यानमो भी अब थोड़ा घबराने लगता है। तभी अगला सीन हमें वापस से स्टेज का दिखाया जाता है जहाँ पे कि जोफेन वहीं पर खड़ा होता है। तभी अचानक से हमें उसके पीछे से एक हाथ को उसकी ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि जोफेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, बच्चा जिसने मुझे पिछली बार काफी ज्यादा परेशान कर दिया था, आखिर वो कौन? कहते ही वो बंदा पीछे से जुफेन को पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं वनवलियान होते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश है। तो वो जुफे को पकड़ते हुए उससे कहते हैं, जुफेन मेरे भाई, तुमने वाकई में इस बार बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। अभी मुझे कुछ देर पहले काफी ज्यादा डर लग रहा था। तुम्हारे इतने सारे आदमियों को घायल देखने के बाद में तुम बिल्कुल भी दया नहीं दिखाओगे और स्वर्ड गॉड सेक्ट के सभी 10 डिसाइपल्स को मार डालोगे, मगर अच्छा हुआ कि तुमने कुछ नहीं किया, ना ही वो लोग तुम्हारा कुछ कर पाए। ये तो काफी ज्यादा सौभाग्य की बात है कि तुम अभी तक बिल्कुल ठीक हो, और साथ ही तुमने इसके बीच में काफी ज्यादा समझदारी भरा काम किया, क्योंकि अब हम भले ही मिडिल 3 सेक्टों में से एक सेक्ट बन चुके हैं,
लेकिन अभी भी हमें उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ग्रो होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए उन बाकी के सेक्टों के सेक लीडर्स को नाराज करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। उधर वेनेविलियन की इस बात के ऊपर जोफेन भी अपने मन में कहता है, तुमने बिल्कुल गलत समझा है। ड्रैगन गैदरिंग के खत्म होते ही मैं डीमंस कमिंग सेक्ट से चला जाऊंगा, और फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके बाद में उसकी कोई भी परवाह करूंगा? मैंने तो तब बस उन लोगों को इसलिए छोड़ दिया था कि तब उन 10 लोगों में मुझे मेरी ही परछाई दिखाई दे रही। उन लोगों की ना हार मानने की स्पिरिट वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी, और वो अपनी इस जिंदगी में काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। वो अरे वोसन और ऑल्केमिस्ट के ऊपर भी काफी अच्छा रिलाई करता है, और उसकी मार्शल आर्ट स्किल 9 नेदर सीक्रेट रिकॉर्ड्स वाकई में काफी अच्छी स्किल है जिसके के ऊपर वो पूरा भरोसा करता है। ये सब कुछ मेरी उस पास्ट लाइफ की वजह से है जब मैं एक डेमोनिक एम्परर था। और आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन है कि कठिनाइयां, स्ट्रगल और पेन का सामना ना करना पड़ा हो? और मेरी पास्ट लाइफ भी बिल्कुल जीटिंग गेम की तरह ही थी, जो कि विपरीत परिस्थितियों के अगेंस्ट एक एक कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और चुनौतियों से लड़ते हुए मुझे पता था कि मैं जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं मौत से इतनी बार बचता रहा कि अब तो मैं उस चीज की गिनती भी नहीं कर सकता। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैंने फाइनली उन सभी चीजों को हरा के पीछे फेंकते हुए 8 एप्रस के हेड के टाइटल को हासिल किया। और अब यहाँ पर इन बच्चों को मेरे जैसा व्यवहार करता हुआ देख के मेरे इस दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, और फिर मैं उनके प्रति नरमी बरतने से अपने आप को रोक नहीं सका। और यह चीज बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक अनुभवी डेमोनिक कल्टीवेटर बेहद ज्यादा एक्सट्रीमली क्रूल होते हुए भी अपने दिल में किसी जगह पर सहानुभूति का अंश भी रख सकता है। इधर यह सब सोचने के बाद में फिर जोफेन वेनेबल यान से कहता है, वेनेबल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमारे इस एक्ट के लिए एक सहयोगी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जुबैन की यह बात सुनने के बाद तो वेनेवलियान भी हंसते हुए उससे कहते हैं, बिल्कुल हाँ, अब जल्दी करो। और अब मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि अब तुम्हारे ये कार्य तुम काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हो। और इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अब जुफे की फाइट खत्म हो जाने के बाद में फिर जुफेन टीमन सोसाइटी के दोनों यंग मास्टर्स के पास आता है और उनसे कहता है, सेकंड यंग मास्टर हान और थर्ड यंग मास्टर हान, अब मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? अब इधर यहाँ पे अचानक से जुफेन को देखने के बाद मैं तो लेकिन यंग मास्टर हान तो फुल इज्जत देते हुए जुफेन से कहता है, आपकी इतनी ज्यादा चिंता के लिए आपका शुक्रिया ब्रदर जू। और हमारे एल्डर ब्रदर अभी भी बेहोश है, लेकिन कोई बड़ी चिंता की बात नहीं, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस पे जुफेन भी उससे कहता है, ओह ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ में जुफेन अपने पास से एक पिल की बोतल निकालता है और उसे सेकंड ब्रदर को देते हुए उससे कहता है, यह एक 10 ग्रेड की स्पिरिट इंसेप्शन पिल है जो कि तुम्हारे भाई की सोल को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर देगी, इसलिए इसे लो और जाकर के अपने ब्रदर को खिला देना, जिसके बाद वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इधर जुफेन की यह बात सुनकर के वो उन्हें एक 10 ग्रेड की पिल दे रहा है, जिसे देख के तो वो दोनों ही भाई काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। हैरानगी से जुफे की उस पिल की ओर ही देख रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से जुफेन को वहां पर किसी की अपीयरेंस सेंस होती है, और तभी अचानक से जोफेन के पीछे ये लिंग आ जाता है और उनसे कहता है, ब्रदर जू, अपनी पिल को उनको ना लेने के लिए उनको ब्लेम मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझसे एक 11th ग्रेड की नेसेंट सोल पिल ले चुके हैं, और अब क्योंकि उनका ब्रदर बिल्कुल ठीक है तो इसलिए उनको किसी और दूसरे पर्सन से कोई पिल लेने की जरूरत नहीं। और इस तरीके से अचानक जेलिंग को देख के तो जुफिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और काफी ज्यादा शॉक होते हुए मुड़ के येलिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर अब ये क्या हो रहा है? कोई मेरे पीछे इतना ज्यादा करीब आ गया और यहाँ तक कि मुझे इस बात के बारे में पता भी नहीं चल पाया। इधर जोफेन तो हैरानगी से येलिंग को देख ही रहा होता है। ये जुफेन से आगे कहता है, मैंने इनसे पहले ही ज्यादा लालची ना होने के लिए कह दिया था। इधर जोफ जैसे ही पूरी तरीके से पीछे मुड़ के वहां पे येलिंग को देखता है तो उसकी आंखें ऑटोमेटिकली गुस्से में लाल हो जाती हैं, और फिर वो उसे देख अपने मन में कहता है, ये तो वही है। तो इधर ये लिंग तो एक क्रिपी सी स्माइल देते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए जोफेन से कहता है, तो ब्रदर जू, हम लोग आखिरकार फाइनली मिल ही गए। हेलो, मैं हूं अल्टीमेट सेलेस्टियल सेट का डिसाइपल। ये हम लोग जल्दी ही आखिर पे एक दूसरे के साथ फाइट लड़ने वाले हैं, और मैं तो उस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। तब 2 सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर एक दूसरे के साथ में फाइट लड़ेंगे। ये बात सुनकर तो जुफिन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या एक सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर, इसने भी किसी सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटेंस को ले लिया है, और या फिर ये भी यंग सैंग जी की तरह ही एक सीक्रेट बीस्ट है। इधर जब जोफिन ये सब सोचते हुए कुछ नहीं बोलता तो ये उसे कहता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारे मास्टर ने पहले तुम्हें इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया? तुम और मैं, हम दोनों ही बिल्कुल सेम हैं, और तुम्हें मुझसे इस तरीके से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। इधर जोएंद्र ये सुन अपने मन में कहता है, इसका सेम कहने से मतलब ये है कि क्या ये अभी भी एक ह्यूमन है? तो फिर तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। कम से कम ये एक सीक्रेट बीस्ट की तरह बहुत ज्यादा ताकतवर तो नहीं होगा, और बात सिर्फ इतनी है कि उसका कल्टीवेशन लेवल मुझसे पूरा एक लेवल हायर है। सोचते हुए फिर जोफेन भी इसे हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, मगर तभी अचानक से येलिंग जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेता है और वो इस तरीके से जुफेन को बेइज्जती करते हुए चिढ़ाता है, जिस वजह से जुफे की आंखें
तो फिर से गुस्से में एकदम लाल हो जाती हैं। मगर तभी ये जोफेन से कहता है, ब्रदर जू, तुम अभी तक इतनी ज्यादा औसम नहीं हो, और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी सारी एनर्जी कहाँ चली गई? क्या मैंने तुमसे ये पहले ही नहीं कहा था? तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई लॉजिकल बात तो है नहीं। तो आखिर दो सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर्स को एक दूसरे से डरने की क्या जरूरत है? वैसे मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है? मैंने तुम्हारे अंदर पर्पल लाइटनिंग को नोटिस किया था, तो मेरे ख्याल से शायद तुम। तो अब ये इतना कहते ही फिर जुबेन भी स्माइल करते हुए उसे देखने लगता है और फिर उसे पूछता है, तो फिर ब्रदर, ये मुझे बताया कि आखिर तुम्हारा ग्रेट मास्टर कौन है? इस पे ये उसे कहता है, पहले मैंने ये सवाल पूछा, इसलिए पहले तुम उसका आंसर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें अपना आंसर बताऊंगा। तो इस पर जुबेन उसे कहता है, मैं काफी दिनों से फाइट लड़ रहा हूँ, और फिर भी तुम मेरी इन सारी फाइटों को देखने के बावजूद भी अभी तक यह नहीं बता सकते कि वो कौन है। तो इधर जुविन की इस बात के ऊपर तो ये भी सोचते हुए अपने मन में कहता है, वो इतना ज्यादा बुद्धिमान और विवेकशील है कि वो एक शब्द भी नहीं बोलता। मैं उसे पूरे आधे दिन से प्रवोक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक उससे कोई जानकारी नहीं मिली, और सिर्फ एक बार उसने जीतने के लिए अपनी रॉ पावर का इस्तेमाल किया, और फिर उसके अगले ही पल उसने पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल किया। तो फिर आखिर वो स्पेस शेकिंग, आखिर वो क्या था? और वो चीज 5 सीक्रेट बीस्टों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उनकी पावर्स में से कुछ एक है, मगर लेकिन ये किसी भी तरीके से सीक्रेट बीस्टों की स्पेशलिटीज से बिल्कुल भी कम नहीं। ये सब सोचते हुए फिर ये जुफेन से कहता है, मेरे ख्याल से ये इतना कहीं पता है कि तभी नीचे एरिना के बीच से वॉकिंग, जो उसे आवाज लगाने लगता है, उससे कहता है, जूनियर ब्रदर, हम लोगों का मैच बस स्टार्ट होने ही वाला है, इसलिए जल्दी करो और वापस आओ। तो अब इसके बाद में ये जुविन से कहता है, जू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब एक बार हम दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू करेंगे तो तब मैं ये पता लगा ही लूंगा कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है और तुम्हें किसने सिखाया है। इसके अलावा तुम एल्कमी और अरे फॉर्मेशन को भी काफी ज्यादा अच्छे से समझते हो, तो वो सारी चीजें तो मैं भी काफी ज्यादा आसानी से कर लेता हूँ। ऐसा कहते हुए फिर येन वहां से हंसते हुए बड़ी तेजी से गायब हो जाता है। अगले ही पल उड़ता हुआ वो किंग के साइड पे आ जाता है, जबकि येन की इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड को देख के तो जुफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। दोनों एक्सीलेंट भी ये और ब्लू किंग को ही देख रहे होते हैं, जहाँ पे कि एक्सीलेंट हरन कहते हैं, बाय मी, मैं इस बच्चे की स्पीड से काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। इस बच्चे की स्पीड तो एक एथिल स्टेज के एक्सपर्ट से कई गुना आगे निकल चुकी है। इस बार के इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में वाकई में काफी सारे अच्छे अच्छे बीज हैं। एक्सीलेंट बाय मी कहते हैं, हाँ, क्या यह हमारा उद्देश्य ही नहीं था? इधर जुफेन अभी भी एलियन को घूर करके देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, मैं यह देखना चाहता हूँ कि आखिर यह सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर क्या करने में सक्षम है। तो इधर तभी सेकंड ब्रदर हान जुफेन से कहता है, ब्रदर जू, प्लीज हमें माफ कर देना। कोई आश्चर्य नहीं है कि जब से मैं इस डबल ड्रैगन मैनर में आया हूँ तब से मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग्स महसूस हो रही हैं। तो अब पता चल रहा है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्रिकेट बीस्ट की पावर्स ने किसी और के साथ में अपना कनेक्शन बना लिया है, और जैसा कि आपने सुना, उसने हमें हमारे भाई को ठीक करने के लिए पहले ही एक काफी ज्यादा अनमोल पिल दे दी थी, इसलिए हम आपको मना करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। तब यह सुनकर तो जुफे उनसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं ये समझ सकता हूँ कि वो ये साबित करके मुझे ताना मार रहा था कि जो मैं कर सकता हूँ वह भी वो कर सकता है, और यहाँ तक कि मुझसे बेहतर भी है। वैसे ही जैसे कि दो सीवेज बीस्ट एक दूसरे का सामना करते हैं, लोग जब भी पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो वो सबसे पहले अपने अपने नुकीले दांतों को दिखाते हैं एक दूसरे को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। इसलिए मुझे इस सब से कोई आपत्ति नहीं है, और एक्चुअली में तो एक 11th ग्रेड की पिल तो तुम्हारे भाई को और भी ज्यादा तेजी से ठीक करेगी मेरी 10th ग्रेड की पिल के मुकाबले। तुम्हारा भाई जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो जुबेन के इस बात के ऊपर तो सेकंड ब्रदर हान भी उसको फुल रिस्पेक्ट देते हुए उससे कहता है, ब्रदर जू, आप वाकई में एक नेक और सच्चे इंसान हैं। हमने सोचा था कि ब्रदर जू हमारे भाई की कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपनी भाई की मदद के लिए किसी और से दवा ले ली, इसलिए प्लीज स्टीवर जू हमें माफ कर देना। इस पर जुबेन भी उसे रोकते हुए उससे कहता है, ब्रदर हान, यह सब दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, और जब तक यूनन फेंग अपनी सामान्य स्थिति में वापस नहीं आ जाता तब तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब जो कि वो इससे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो मुझे इससे काफी अच्छा लगेगा। और जबकि बात रही सम्मान की, तो मुझे ये ब्रदर यूननफिंग की हिम्मत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पे सेकंड ब्रदर यहाँ भी उससे कहता है, वाकई में ब्रदर जू, आप काफी ज्यादा ओपन माइंडेड हैं, साथ ही काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, और अब से मैं आपको अपना बड़ा भाई मानूंगा। तो इस पर जुफन भी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिसके साथ ही फिर वो दोनों भाई नीचे एरिना की ओर देखने लगते हैं। उन्हें वहीं पर छोड़कर कि रेलिन के पास से जुफेन भी वहां से जाने लगता है। फिर साथ ही वो नीचे खड़े एरिना में येलिन को ही फिर से देखने लगता है, और साथ ही अपने मन में कहता है, छोटे बदमाश, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी एक तुच्छ सी गोली के साथ में मुझे धोखा दे सकते हो, तो तुम अभी भी काफी ज्यादा भोले हो। लोगों के लिए व्यक्ति का आचरण ही मायने रखता है। ऐसा कहना लेकिन ऐसा ना करना एक मूर्खता है, और ऐसा ना कहना वैसा करना एक हाइपोक्रेटिकल चालाक पाखंड है, और ऐसा कहना ही एक समझदारी भरा तरीका है।
तुमने उन्हें एक याद ग्रेड की पल दी और एक शर्त भी रखी जिससे कि वो लोग इस चीज को एक व्यापार के रूप में लेंगे, जबकि यहाँ पर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया और बस डीमन सोल्ट को अपना फ्रेंड बनाने के लिए अपने सिर्फ कुछ शब्दों का ही इस्तेमाल किया। और ऐसा ही होना चाहिए था, यही तो मैं चाहता था। और बच्चे, हो सकता है कि तुम्हारे पास में एक मास्टर के रूप में एक सीक्रेट बीस्ट हो, लेकिन फिर भी अंत में तुम तो बहुत ज्यादा भोले निकले। अब तूफेन येलिंग के बारे में ये सब सोच ही रहा होता है क्योंकि इधर इस वजह से एरिना में ये को एक जोरदार छींक आती है और फिर ये इस तरीके से छींक मारने के बाद में अपने मन में कहता है, आखिर वो कौन है जो कि मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बात कर रहा है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने सुपीरियर 3 सेक्ट के राइटियस ने सेक्ट के 2 डिसाइपल दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ये अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर तभी रेफरी एल्डर येलिन से कहते हैं, अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट डिसाइपल, अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो और जल्दी से इसके अंदर से अपना नंबर निकालो। उसके बाद येलिंग भी आगे बढ़ता है और उस बॉक्स के अंदर से एक पर्ची निकालता है पर एक नंबर लिखा होता है, तो ये उस नंबर के बारे में बताता है कि मेरा नंबर है नंबर 2। उधर तभी ये कि ये बात सुनते ही उसके पीछे सेनेस सेक्ट का एक डिसाइपल काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये मजा आ गया, ये लड़का तो मेरा अपोनेंट होने वाला है, इसका मतलब आखिरकार मैं इस मैच को इस बार जीत ही जाऊंगा। तभी उनका यंग मास्टर राउटेजू भी उनसे कहता है, मदर, वाकई में तुम्हारा नसीब तो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें उन लोगों में से सबसे ज्यादा कमजोर से फाइट करने का मौका मिला है, इसलिए मैच के विद ये असोर करना कि तुम 2 पॉइंटों से भी ज्यादा पॉइंट लाओ। इस पर वो बंदा भी कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं एक 4th लेयर का एथल स्टेज एक्सपर्ट हूँ, और जबकि वो लड़का तो सिर्फ एक 1st लेयर का थ्रिलर स्टेज एक्सपर्ट है, तो मेरा तो हारने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये लिंक तो उन सभी लोगों की ये सारी बातें सुनकर के तो वहां पे खड़ा गुस्से में उन्हें देख रहा होता है, जबकि वो किंग उस बंदे के लिए अफसोस करते हुए अपने मन में कहता है, अगर जफन डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सन की है तो ये लिन हमारे अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट का सन की है। और इन दोनों ही मॉन्स्टर्स में एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है, दोनों ही डिस्गाइड्स यानी कि बेस बदलने में काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी दिखाया जाता है कि ये आगे बढ़ते हुए उस बंदे के पास में जाता है और उसे कहता है, हे क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? और वो दूसरा बंदा भी कहता है, हाँ, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रैंड अल्टीमेट सेलेस्टियस एक्ट के साथ में क्या हो चुका है। आखिर वो इस डबल ड्रैगन मैनर में एक फ्रेश इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को क्यों ही लेके आए हैं, और आखिर एक ऐसी टीम सबसे स्ट्रांगेस्ट सेट के टाइटल के लिए वर्दी कैसे हो सकती है? क्योंकि तभी जाऊं एजीवी एलिंग के बारे में कहता है, हे जी ने बताया क्या तुमने अभी अभी उसकी स्पीड को देखा था? चलो कम से कम उसके अंदर भागने का टैलेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है। तब इस पर वो बंदा भी दांव से उसे हंसते हुए कहता है, किसी ने बोला उस छोटी सी स्टेज के ऊपर तो उसे भागने की कोई जगह ही नहीं मिलेगी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कितना भी ज्यादा तेज क्यों ना हो, मगर उससे उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मेरे ख्याल से शायद वह टीम बैटल में ही अपनी कुछ क्षमताओं को दिखा पाएगा। तो इस पे जावड़े जो कहता है, ऐसा हो सकता है अगर एक इस तरीके का छोटा सा चूहा वहां पे उस प्लेस में जगह जगह घूमना शुरू कर दे तो फिर तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बुरी खबर होगी। तो ये उन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद मैं स्माइल करते हुए उनसे कहता है, दूसरे शब्दों में मुझे अपना अपोनेंट चुन के तुमने अपने नसीब को एक डेविल के हाथ में दे दिया है। ये बात सुनकर के तो वो बंदा उसकी बात को मजाक मारने लगता है और हंसते हुए कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, देखा जाएगा। इस पर येलिन उससे कहता है, हाँ अगर ऐसा है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ये सुनकर तो वॉकिंग भी उस बंदे के लिए अपने मन में कहता है, तो लगता है कि ये बच्चा तो अब गया। और फिर इसके अगले पल ही रेफरी एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि सुपीरियर 3 सेक्टों के बीच का पहला इंडिविजुअल राउंड अब शुरू किया जाता है। इसी के साथ में हमें एरिना में सबसे पहले वॉकिंग यू और जाओ डेजू को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता है। इसके बाद वॉकिंग यू भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जाओ डेजू से कहता है, ब्रदर जाओ, पहले आप शुरू कीजिए। तो इस पर जाओ भी तैयार हो जाता है और वो किंगू से कहता है, तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। इतना कहते ही फिर वो अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए हवा में फ्लोट करने लगता है। साथ ही इसी तरीके से जाओ आसमान में जाता है। तब उसके शरीर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइटनिंग रिलीज होने लगती है जो कि सीधा आसमान में जाकर के मौसम के रुख को बदल देती है। वहां पे आसमान में जोरदार तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। देख के तो ऑडियंस भी हैरान हुई, जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए कहती है, वाकई में ये लोग तो सुपीरियर 3 सेक्ट होने के लिए बढ़ती हैं। बोला, देखो अपने पहले मूव के साथ ही ये लोग अर्थ को हिला देने वाली पावर्स एंड लिस्ट कर रहे हैं। तो वो किंग भी एक्साइटेड होते हुए जाओ को ही देख रहा होता है। तब के तभी जाओ अपने मूव को रेडी करते हुए कहता है, यह है मेरी क्वासी अर्थ रैंक मार्शला यूनिवर्सल पाम अटैक। इतना कहते ही आसमान को फाड़ते हुए एक बड़ी सी गोल्डन कलर की पाम बाहर निकलती है और सीधा वह किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है।